हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज प्रैक्टिस सेट संख्या 5 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग लगातार हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग यूपी हायर एजुकेशन, जीडीसी, यूपीएचईएससी, आरपीएससी, एचपीएससी, साथ ही टीजीटी, पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोगों ने किन किन प्रश्नों को रखा हुआ है। यह सीरीज हमारी कुल 30 प्रश्नों की रहती है। हर उसमें हम लोग 30 प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर को देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गद्य काव्य मीमांसा के लेखक हैं। गद्य काव्य मीमांसा के लेखक हैं। तो हम लोग देखें गद्य काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं। तो गद्य काव्य मीमांसा के लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास जी। तो हमारा जो बी नंबर का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। अगले प्रश्न तक हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है अरबी फारसी से भरी हिंदुस्तानी को कहा जाता है। तो अरबी फारसी से भरी हिंदुस्तानी को कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, उर्दू, हिंदवी, रेख्ता और यामनी। तो क्या कहा जाता है, यामनी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखें। अगला प्रश्न है निम्न में लंबी कविता नहीं है। तो लंबी कविता नहीं है पूछा गया है, ये हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है। तो इस पर हम लोग फोकस रखते हुए कौन सी नहीं है। तो देखिए जगत सच्चाई सार, वसंत वियोग, प्रलय की छाया, ये तीनों ही क्या है, लंबी कविता हैं। इसमें ऑप्शन नंबर क्या जो आपका डी है वो हो जाएगा यहाँ पर, जूही की कली। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें। समर शेष है शीर्षक 2 लेखकों द्वारा लिखित किस विधा की रचना है। समर शेष है शीर्षक 2 लेखकों द्वारा लिखित किस विधा की रचना है। तो यदि हम लोग देखें तो ये दोनों क्या हैं, दोनों ही क्या हैं, उपन्यास हैं। ठीक है। तो अगले प्रश्न तक हम लोग चलते हैं। किस कवि के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य कहा जाता है। प्रश्न फिर एक बार देख लेते हैं। किस कवि के गद्य को हिंदी का जातीय गद्य कहा जाता है। तो यदि हम लोग इसमें देखें ऑप्शन संख्या 5, तो इसमें जो है अगर हम लोग देखें तो जातीय जो शब्द जोड़ा गया है, यहाँ पर कई जगह शमशेर बहादुर सिंह मिलता है, लेकिन यदि हम जातीय शब्द का जब हम लोग प्रयोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मिलता है रामविलास शर्मा जी के साहित्य में, जातीय साहित्य। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होना चाहिए, सही हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखें प्रश्न संख्या 6। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। कथन किस निबंध का है। तो ये किस निबंध का है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा भाव एवं या मनोविकार, इस निबंध से ये लिया गया है। फिर अगला प्रश्न है अत्र कुशलम तत्रास्तु में किन 2 रचनाकारों के पत्रों का संग्रह है। किसमें, अत्र कुशलम तत्रास्तु, मतलब यहाँ कुशल है, तुम्हारे यहाँ कैसा है, मतलब। तो यदि हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका रामविलास शर्मा एवं अमृतलाल नागर, इनके पत्रों का क्या किया गया है, संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छलित आनंद है जो उसके आनंद में नहीं अट सका था। कथन किस आलोचक का है। तो यह कथन किस आलोचक का है। तो यहाँ हम देखेंगे तो हो जाएंगे ये आचार्य शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें, प्रश्न नंबर 8। तो ये प्रश्न, ये जो ऑप्शन है
यहाँ गलत मुझसे लग गया, तो यहाँ पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न हम लोग देखें, हिंदी का भक्ति साहित्य दमित कामकुंठा का प्रतीक है, यह कथन किसका है? यहाँ पर पूछा गया है, तो यह कथन किसका है? इलाचंद्र जोशी का है, क्योंकि ये मनोविकारी जो उपन्यासकार हैं उन्हीं का ये हो सकता है। फिर यह है अगला प्रश्न है, जो रहीम आछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादा तो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, में अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें अलंकार हो जाएगा अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास। अगला प्रश्न है, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, में प्रयुक्त गुण कौन सा है? तो यदि प्रश्न संख्या 11 का हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो देखिए, अगर हम लोग इसमें देखें तो कामायनी महाकाव्य, छायावाद का मुख्य महाकाव्य अगर हम लोग देखें तो कामायनी है। यदि हम लोग इसमें देखें प्रथम जो आधुनिक प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास है, और देखा जाए द्विवेदी युग का प्रमुख महाकाव्य तो साकेत। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पल्लव नहीं होगा, मतलब कौन सा नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो नहीं में कि अगर हम देखें तो नहीं में क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? पल्लव हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न तक हम लोग चलते हैं। तो निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? प्रश्न में पूछा गया है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो हम लोग देखें तो निराला की कविता में देखिए रामचरितमानस का है नहीं, वाल्मीकि रामायण का है नहीं, साकेत का नहीं, जो बंगला रामायण थी, जो कि ये जो है बंगाल के मोदनीपुर नामक स्थान के वो खुद रहने वाले थे, तो बंगला से वो बहुत प्रभावित थे। तो कृत्तिवास रामायण से ये क्या थे? प्रभावित थे। फिर अगला प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा जा गया है? किसे? प्रश्न है अधैर्य का कवि। तो अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो अधैर्य का कवि तिनकर को, त्रिलोचन को, अज्ञेय को, गिरजा कुमार माथुर को। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो अधैर्य का कवि दिनकर जी को क्या है? कहा गया है। अगला प्रश्न है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? क्या टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? तो यह जो काव्य कृति है वह किसकी है? केदारनाथ सिंह जी की। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें, प्रश्न नंबर 16, रीतकालीन कवियों में बिहारी को माना जाता है। रीतकालीन कवियों में बिहारी को माना जाता है। क्या माना जाता है? तो अगर हम लोग देखें तो बिहारी को रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, अगर हम इसमें देखें तो वो रीत सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। वो ना तो पूरी तरीके से मुक्त है, ना पूरी तरीके से बद्ध है, उनमें दोनों का भाव अगर निहित है तो रीत सिद्ध है। फिर अगला प्रश्न है, अमोला के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 17, अमोला के रचनाकार हैं कौन है? त्रिलोचन जी हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखें, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। देखिए रसमंजरी के रचनाकार हैं, नायिका भेद पर आधारित रस ग्रंथ। तो प्रश्न नंबर कौन सा है? 18। तो ये बहुत ही अधिक बार पूछा गया है, तो कौन है? नंददास जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार। कबीर के इस पूरे पद में निम्नांकित में से कौन सी प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत होती हैं? अब इसमें दिया गया है, पहला है सांग निरूपक का संयोजन, वियोग वर्णन की मार्मिका व्यंजना, आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति, रहस्यवाद की व्यंजना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें समाहित
हैं। हम लोगों को देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें समाहित हैं। तो देखिए, सांग दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तो ये निश्चित मान लीजिए वियोग वर्णन की मार्मिक व्यंजना तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें, नहीं से हम लोग खोजते हैं। तो फिर क्या है इसमें? तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है सांग रूपक का संयोजन हमें देखने को मिलता है, आध्यात्मिक मिलन की अभिव्यक्ति है और रहस्यवाद की व्यंजना भी इसमें की गई है। तो अगर हम लोग देखें, दूसरे ऑप्शन हटा के दें और फिर जो है अगर देखें तो तीनों चीज़ें किसमें मूल रूप से हैं, तो इसमें अगर देखें तो हो जाएगा सी नंबर का, कि पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, इसमें दूसरा नहीं, क्योंकि वियोग वर्णन का वर्णन इसमें नहीं किया है कबीरदास जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिए पूछा गया है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें मूलतः, तो देखिए यहाँ पर आपके आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण जी के हैं। यहाँ हमने ऑप्शन छोड़ दिए हैं, ऑप्शन चूँकि नीचे दिए रहते हैं तो हम लोग इसको आगे देखेंगे, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। क्या है प्रश्न? सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं, तो कौन से हैं? तो अगर हम लोग देखें, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन हैं? तो मंजुल भगत जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? कौन सी? प्रश्न नंबर तो तीसरी कसम तो किसकी कहानी पर बनाई गई थी? फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पर। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हम लोग इसको भी, चूँकि इसमें भी हमने ऑप्शन छोड़ दिए हैं, ऑप्शन नहीं है तो फिर उसको थोड़ा उस तरीके से हम लोग नहीं देख सकते, तो इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। अगली प्रश्नावली में इनको क्या कर लेंगे? शामिल कर लेंगे। फिर दिया गया है, रहीमन मोह न सुहाई, अमी पियावत मान बिनु, बरु बिस देयज बुलाई, मान सहित मरिबू भलो। ये काव्य रचना किस छंद में निबद्ध है? मतलब ये किस, इसमें कौन सा छंद है? हम एक तरीके से यही पूछा गया है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कौन सा है? सोरठा छंद है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए, सॉरी हाँ सोरठा सही है। फिर अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन है? सुरेंद्र वर्मा जी हैं, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चलें, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। ये बहुत बार पूछा गया है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा उपन्यास लिखा गया है? तो अगर हम देखें तो इसमें जो है 1 इंच मुस्कान जो है लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी भीनी चदरिया में किसका चित्रण है? तो हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है? 27 का। तो इसमें क्या है? बुनकरों के जीवन की संघर्ष गाथा का वर्णन किया गया है, झीनी झीनी भीनी चदरिया। फिर ये है कि अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें भी हम लोगों ने ऑप्शन नहीं दिए, तो इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। फिर क्या है? हानूस नाटक के रचनाकार हैं, तो हानूस रचनाकार के नाटक हैं, तो आपका कौन है? भीष्म साहनी जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो प्रश्न नंबर 3
मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल हम लोगों ने 30 प्रश्न देखे। 30 में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 प्रश्नों को छोड़ दिया है, जो हम अगली प्रश्नावली में क्या कर लेंगे, उनको शामिल करेंगे। कुल हम लोग अगर यहाँ देखें तो हमने 27 प्रश्नों को देखा है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि जितने भी वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आप तक पहुँचते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।